A very good morning to all of you. So how are you all, my dear students? Okay, I hope you all are very good. So I, Saloni Joshi, your science mentor, welcomes you all to today's class. And इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है. इसकी क्लासेस हमने देख ली है, कुछ टॉपिक्स हमने इसके कवर कर लिए हैं. ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन कि कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के पढ़े हैं. ओके, सो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करवाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेस उसकी बॉडी में हो रहे हैं, उन सभी को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. ओके, इनके कुछ नाम देखे थे लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, और कौन सा था, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन. ये कुछ नेम्स लिखे थे हमने लाइफ प्रोसेसेस के. ओके, इसमें से जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन. ओके, वो हमने पढ़ा था. न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने ये देखा था कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. किसकी मदद से? सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर से, और उसको चेंज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में. समझ गए सभी स्टूडेंट्स? ओके, फिर इसके कॉन्ट्रास्ट में हमने देखा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, लेकिन बल्कि अपने फूड के लिए वो किसी ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहेगा या किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट रहेगा, उसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे. ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. समझ में आया यहाँ तक? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, पढ़ा था हमने, जिसकी वजह से ये ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में किसी चीज को प्रोड्यूस करना. ओके, और ग्रीन प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज, जो कि उनका क्या होता है? फूड होता है. उनसे, उस ग्लूकोज से उनको एनर्जी मिलती है. ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्रीन प्लांट्स स्टोर करके रख देते हैं. किसकी फॉर्म में? सोचो, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है और उसे बाद में जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी उसे यूज़ कर लिया जाएगा. ओके, ये था हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था. स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं. लीफ की सरफेस पे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं. इन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जो गैसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से प्लांट्स के अंदर जाती है. ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. दूसरा, उन पोर्स के थ्रू पानी भी बाहर निकल जाता है उनकी लीव्स में से.
ठीक है। जब उन स्टोमेटा की जो साइड में कौन सी सेल्स होती है, स्टोमेटा के साइड में गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में जब पानी होता है तो क्या हो जाते हैं वो ओपन, उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होने की वजह से उसमें से पानी बाहर इवेपोरेट हो जाता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ओके, और जब पानी पूरा ट्रांसपीरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा वहां से, तो वापस वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्लास, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसे मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, याद होगा सभी को। अमीबा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। पहली चीज तो ये यूनिसेल्यूलर है, इसका मतलब कि इसकी पूरी बॉडी, अमीबा की पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलके बनी है। ओके, दूसरी चीज, ये एक फ्रेश वाटर या एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर में। ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी अलग अलग टाइप्स पढ़े थे हमने, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अमीबा में कौन सा टाइप होता है? होलोजोइक। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, होलोजोइक का मतलब क्या होता है? याद कीजिए। अरे ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, थोड़ा आपने भी दिमाग पे जोर डालिए, सिर्फ मैम ही थोड़ी बता देगी आपको सब कुछ। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कंप्लीटली एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मतलब पूरा का पूरा अपने माउथ में ले लेता है या अपनी बॉडी में ले लेता है, निगल लेता है, उसे होलोजोइक बोलते हैं। कंप्लीट फूड को अपनी बॉडी में लेने के बाद बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन होता है, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, पैरासाइटिक में क्या होता था? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहता था या उसकी बॉडी के अंदर रहता था और उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता था बिना उसे कोई हार्म पहुंचाए। ठीक है, और लास्ट कौन सा था? सेप्टोट्रॉफिक, जिसमें ऑर्गेनिजम्स किसी डेड मटेरियल, डेड और डीके ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो सड़े गले फूल पत्तियां होती है, सड़े गले एनिमल्स होते हैं, उन पे जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको सेप्टोट्रॉप्स बोलते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है अभी तक हमने जितना पढ़ा था। अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इट इज एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहता है, और इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये अपने फूड पार्टिकल को पकड़ता है, अपनी बॉडी के अंदर लेता है और अपनी बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करता है, उसका डाइजेशन करता है और फिर उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, तो इस टाइप को बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा अमीबा जो आपने देखा होगा, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ठीक है, अमीबा है, इस बुक में आपको यहाँ ऐसा दिख रहा है, कहीं और इसका डायग्राम देखोगे तो थोड़ा और अलग दिखेगा। तो अमीबा का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ठीक है, ये अपना शेप
चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ओके, सो अमीबा है, अमीबा के अंदर है इसका ये न्यूक्लियस। ओके, और इसके आसपास ये जो दिखाई दे रहा है ये होता है इसका साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो। अब देखो क्या होता है, ये अमीबा इसके आसपास जब कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है, अपने बॉडी शेप को चेंज करने लगता है और अपने बॉडी शेप को चेंज करके कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स बना लेता है जिन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ओके, ये अपनी बॉडी शेप को चेंज करता है और कुछ फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस बना लेता है। जैसे हमारी फिंगर्स नहीं होती, फिंगर्स क्या काम करती है, किसी चीज को पकड़ने का काम करती है। ओके, तो इसी तरह से अमीबा भी अपनी बॉडी को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में चेंज कर लेता है ताकि उस फूड पार्टिकल को पकड़ सके। ओके, नाउ इन सूडोपोडिया की हेल्प से ये अपने फूड पार्टिकल को होल्ड करता है, कैप्चर करता है और फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को इस अमीबा ने पूरा कैप्चर कर लिया है। अब इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या आ गया, फिर से अमीबा की जो मेम्ब्रेन थी वो आ गई और इस वजह से ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये बन गया है फूड वैक्यूल। जब फूड पार्टिकल एक वैक्यूल के फॉर्म में अमीबा के अंदर आ जाता है तो उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब ऐसा वैक्यूल, ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें उसका फूड है, उसे हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो फूड वैक्यूल में इसका फूड होता है और इस फूड वैक्यूल के अंदर होता है इसका डाइजेशन। क्या होगा, फूड का डाइजेशन। देखो यहाँ पे मैंने बताया है, इसमें अमीबा इसके अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसकी सेल मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है और सूडोपोडिया बना लेती है। सूडोपोडिया फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है। फूड को पकड़ा और फिर उसको बाद उस फूड को फूड वैक्यूल में ले लिया जाता है एंड देन उस फूड वैक्यूल के अंदर उस फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इस फूड को इस वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब फूड इस वैक्यूल में डाइजेस्ट हो गया है तो जितने भी फूड हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे, देखो एक मिनट, ये देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल दिख रही है सबको। अब इसमें ये सारा फूड है, ये फूड इस वैक्यूल से बाहर आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उस फूड वैक्यूल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा, वो उस फूड वैक्यूल के अंदर ही रह जाएगा और उसके बाद इसको बाहर अपनी बॉडी से या अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव्ड टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट। जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होता है उसे सरफेस पे लाके सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, और क्वेश्चन आएगा बेटा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। फूड वैक्यूल में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है उसका, इट इज डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। द डाइजेस्टेड फूड इज डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो बाहर चला जाता है सेल के अंदर। सो आई होप
अमीबा का जितना पार्ट है, डाइजेशन, कैसे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, ये क्लियर होगा आपको? कोई इसमें मुश्किल बात थी नहीं। सूडोपोडिया के थ्रू फूड पकड़ा, बॉडी में डाला, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, उसमें डाइजेशन हुआ, फिर डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में चले गए, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको सरफेस पे लाके बाहर निकाल दिया गया। क्लियर टू एवरीवन? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। नाउ इसी की तरह एक और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम ये भी एक क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम के बारे में देखो, इट इज ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन अमीबा की बॉडी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता था, बट पैरामीशियम की जो बॉडी होती है इसकी फिक्स्ड शेप होती है। इसकी खास बात क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट हैज सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी। क्या मतलब हुआ इसका? सीलिया आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है पैरामीशियम की। इसके बाहर की तरफ, इसकी सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ आपको देखो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं? इन्हीं को बोलते हैं हम सीलिया। ओके, तो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेयर जो पतले पतले थिन फाइन थ्रेड्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऐसे मूवमेंट करते हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से ये पैरामीशियम भी मूव करता है। ठीक है, और जैसे ही इन सीलिया के पास में कोई फूड पार्टिकल आता है तो इनके मूवमेंट से क्या होता है, वो फूड पार्टिकल इस पैरामीशियम के अंदर एंटर करता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये पैरामीशियम है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये देखो सीलिया प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं सीलिया। सीलिया होते हैं फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। सेकेंड, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गुलेट। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इसका जो फूड है वो एंटर करता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई फूड आया तो ये सीलिया क्या करेंगे, मूव करते रहते हैं, और इनके मूवमेंट की वजह से इस फूड पार्टिकल को ये गुलेट के थ्रू इसकी बॉडी में एंटर करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये पोस्टीरियर यानी कि नीचे की तरफ है, इसलिए इसको पोस्टीरियर वैक्यूल बोलते हैं। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं इसमें, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। ओके, माइक्रो न्यूक्लियस यानी इसका जो छोटा पार्ट होता है न्यूक्लियस का वो, और मैक्रो न्यूक्लियस यानी जो लार्जर न्यूक्लियस है उसे मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और ये इसका फूड वैक्यूल है जिसमें इसका फूड प्रेजेंट है। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होगा, फूड का डाइजेशन, एंड देन वही जैसे अमीबा में डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर आ जाते हैं फूड वैक्यूल के थ्रू, ये न्यूट्रिशन इस तरह सेल में आ जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो फिर से क्या होगा, एक वैक्यूल के थ्रू एक वैक्यूल बना लेगा और फिर उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपकी जो कोर्स है, आपकी जो बुक है, उसमें अमीबा का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर सूडोपोडिया या व्हाट इज सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस finger-like projections of cell membrane, सेल मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं, that help in capturing of food, फूड को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए काम आते हैं। is called pseudopodia. ओके तो ये डेफिनेशन भी मैंने आपको दे दी है। सूडोपोडिया क्या होते हैं, इसका अगर रियल मीनिंग देखा जाए तो सूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट होते हैं ये, ठीक है। इसके रियल हाथ पैर नहीं होते हैं ये अपने सेल मेम्ब्रेन से ही इनको क्रिएट कर लेता है। ओके और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, डाइजेशन जो होता है उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन से सेल के अंदर आ जाते हैं। और नेक्स्ट पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में आपको याद रखना है कि सीलिया के थ्रू वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है और इसमें भी फूड वैक्यूल बनता है और ये भी एक क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, नाउ हमने पढ़ लिया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा इन अमीबा एंड पैरामीशियम। ये दोनों ही यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलके बना है। इनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, ओके, या फिर रेस्पिरेशन हो, जितने भी फंक्शंस हैं इनकी बॉडी में वो एक ही सेल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस करने के लिए इन्हें अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर इनके पास में अलग अलग सेल्स होती ही नहीं है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए। नाउ कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे वो फूड ऑब्टेन करते हैं, कैसे उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और कैसे उसमें से एनर्जी निकाली जाती है, ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो पहली चीज हम देख लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट आर ह्यूमन बींग्स क्या होता है। जैसे अमीबा यूनिसेल्यूलर था तो ह्यूमन बींग्स होते हैं मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मल्टी सेल्यूलर है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिमाग में आएगा आपके, दैट डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होती है, अलग तरह की सेल होती है। ठीक है, डाइजेशन के लिए अलग सेल्स होंगी, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स होंगी, ओके, ब्लड को मूव करना है, सर्कुलेट करना है, उसके लिए अलग सेल्स हैं, अलग टिश्यूज हैं, अलग ऑर्गन्स हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हर सेल के पास अलग अलग काम होता है, हर एक टाइप की सेल, डिफरेंट टाइप की सेल डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सो मल्टी सेल्यूलर होने का मतलब ये है डिफरेंट फंक्शंस आर performed
by specific type of tissue या फिर सेल। टिश्यू किससे मिलकर बनता है? सेल्स से। तो अलग अलग तरह के फंक्शंस अलग अलग टाइप के टिश्यूज से होता है। ठीक है। नाउ हमने अभी पढ़ा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बीइंग्स में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो अपना फूड बाहर से पहले अपने माउथ में लेते हैं, अपनी बॉडी में वो एंटर करवाते हैं और फिर अपनी बॉडी के अंदर ही उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नाउ यूनिसेल्यूलर में तो एक बार में सारी चीज हो गई, एक ही सेल में सारा काम हो गया। लेकिन जब हमारे पास अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं, तो वहां पे हमें स्टेप्स भी अलग अलग चाहिए होंगे। ठीक है। एक फूड को ऑब्टेन करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं, तो उनके लिए स्टेप्स जो होंगे उस फूड को डाइजेस्ट करने के, वो भी अलग अलग होंगे। सो हमारे पास में कुछ स्टेप्स होते हैं लाइक इंजेशन। किसी भी फूड को या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग को जब न्यूट्रिशन चाहिए तो सबसे पहला उसका स्टेप होता है इंजेशन। सेकंड आता है डाइजेशन। इंजेशन का मतलब होता है किसी भी फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी में लेना। ओके, टू टेक द फूड इनसाइड आवर बॉडी। सेकंड हमारे पास आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है किसी फूड को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना। समझ में आ रहा है? यहां से अगर चीजें समझ में नहीं आई तो ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ठीक है, न्यू टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना है। ह्यूमन बीइंग्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स होती है। ओके, तो अलग अलग स्टेप्स होंगे, बहुत सारे स्टेप्स में काम होगा। पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड जो बाहर है उसको हमारी बॉडी के अंदर लेना। ठीक है, तो जब आप खाना खाते हो तो आप अपने फूड को कहाँ लेते हो बेटा? डायरेक्ट अपने स्टमक में डाल देते हो क्या? नहीं, सबसे पहले हम फूड को हमारे माउथ में लेते हैं। ओके, तो इंजेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? माउथ। क्लियर? नाउ सेकंड, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस, सिंपल फूड में चेंज करने के प्रोसेस को डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। अब जब हमारा फूड सिंपल पार्टिकल्स, सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया है, अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फूड पड़ा है, पड़े पड़े तो हमें एनर्जी नहीं देगा, इसको क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फोर्थ इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो फूड, जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं उसमें से एनर्जी फॉर्मेशन करना, उनको इकट्ठा करना। ओके, एंड द फिफ्थ इज इजेशन। इजेशन एक और टर्म आएगी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमने पढ़ा था ना बेटा, प्रोसेस था ये एक। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, जबकि इजेशन एक स्टेप होता है। ठीक है, इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट है हमारी बॉडी में उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। जबकि जितने भी वेस्ट हैं हमारी बॉडी में, चाहे लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में, उन सभी को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, पहले उनको फिल्टर करना पड़ता है, जो हमारी किडनीज करती है,
तो वो सारा जो प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। जबकि सिर्फ सॉलिड मास की अगर मैं बात करती हूँ, सॉलिड प्रोडक्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होगा उसे इजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेप्स होते हैं इसमें कोई एक्सक्रीशन मत लिखना, एक्सक्रीशन लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ओके। 5th स्टेप कौन सा है? इजेशन। नाउ आई होप यहां तक समझ में आ गया कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में पूरा होता है। इंजेशन, डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज इजेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है? इंजेशन। नाउ क्लास, आपने ये डायग्राम देखा होगा आपकी बुक में, ठीक है। नहीं देखा तो भी हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या चीजें दे रखी है। बहुत देख के डरना नहीं है इस डायग्राम को, बहुत इजी सा एकदम डायग्राम है, सब समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्यों हैं इतनी चीजें, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं वेरियस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो पहला जब मैंने आपको बोला फर्स्ट स्टेप कौन सा बताया? इंजेशन। इंजेशन कहाँ होता है? माउथ में। आप जब भी खाना खाते हो तो कहाँ डालते हो बेटा उस फूड को? माउथ में। तो इंजेशन का प्रोसेस होगा माउथ में, ओके। फिर माउथ में जो हमारा फूड गया है, देखो यहाँ डायग्राम दिख रहा है, खाना खाते हैं ये जाता है माउथ में, माउथ को बोलते हैं बेटा हम बकल कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है। तो जब भी आप फूड बाहर से अपनी बॉडी में डालते हो तो सबसे पहले कहाँ डालते हैं? बकल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर। देन माउथ से आपका फूड जाता है इसोफेगस में, तो माउथ से कहाँ जाएगा? इसोफेगस, ओके। इसोफेगस क्या है? एक लॉन्ग पाइप होता है जिसके थ्रू फूड माउथ से आगे की तरफ पहुंचता है, और आगे कहाँ जाता है ये? स्टमक में। यहां से आएगा और फिर जाएगा स्टमक में। इसोफेगस से फूड जाएगा इन स्टमक, माउथ, देन इसोफेगस एंड देन स्टमक। स्टमक से फूड आगे जाता है और एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। और स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है, और फिर ये आगे जाता है रेक्टम में, और फिर ये जाता है एनस के थ्रू बाहर। इस रेक्टम में जो फूड जाता है या जो भी सब्सटेंस जाता है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो फिर से देख लो एक बार, माउथ में फूड एंटर हुआ, फूड एंटर होके इसोफेगस में गया, इसोफेगस से जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा रेक्टम में, और रेक्टम के थ्रू आगे जाके एनस एक ओपनिंग है, यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सारा पाथवे समझ में आ गया? ये क्या है? पाथवे है। पाथवे मतलब रास्ता, फूड कहां से चलेगा और कहां से निकल जाएगा, पाथवे। माउथ से गया इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब एक चीज ऑब्जर्व की आप सभी लोगों ने कि जितने भी ऑर्गन्स के मैंने नाम लिखे ये सारे एक साथ कनेक्टेड हैं। देखो इधर डायग्राम में,
किया, फिर आगे चला ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से ये गया स्टमक में, स्टमक से आगे चला और आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे निकला और ये गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ आ गया रेक्टम, और फिर एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया गया फूड को। ओके, तो ये जो पूरी एक कैनाल बनी हुई है, कैनाल या फिर एक जो लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग पाइप है जिसे हम कैनाल बोलते हैं, तो ये जो पूरी एक कैनाल है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो ये जो पूरा पाथवे होता है वो किस में होता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन से ऑर्गन्स होते हैं? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सारे ऑर्गन्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। तो फूड जब माउथ से एंटर करता है और एनस से बाहर निकलता है तो उस पूरे पाथवे को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। समझ में आ गया? नाउ, क्या ये फूड चल रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में ट्रैवल कर रहा है, तो बस सिर्फ चलते रहने से ये डाइजेस्ट हो जाएगा क्या? क्या सिर्फ इस फूड के खाने से और इसके आगे ये चलते रहने से ये डाइजेस्ट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगा क्या? नो, ये तो सिर्फ इसके जाने का रास्ता है कि फूड हमने माउथ से डाला और हमारी बॉडी में कैसे कैसे कहाँ जा रहा है। डाइजेशन कब होगा? जब उसमें कोई केमिकल्स आएंगे, कोई केमिकल्स उस पर एक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगी, तब जाके उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो उसके लिए हमारी बॉडी में होते हैं ग्लैंड्स। क्या होते हैं? ठीक है, हमारी बॉडी में होते हैं कुछ ग्लैंड्स जिनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वो केमिकल्स हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, उन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट देखो, पहले नाम बता देती हूँ मैं आपको। जैसे ही माउथ में हमारा फूड गया तो हमारे माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। उसके बाद में हमारा फूड ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में जाएगा फूड स्टमक में। स्टमक में भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, सेल्स होती है जो क्या करती है, कुछ केमिकल्स रिलीज करती है और उससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो डाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आ जाएगी दो ग्लैंड्स। पहला है पैनक्रियाज और दूसरा है लिवर। लिवर एंड पैनक्रियाज। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। तो लिवर और पैनक्रियाज से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फूड भी जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन दोनों से जो केमिकल्स निकले हैं, इन दोनों से जो केमिकल्स निकलेंगे लिवर और पैंक्रियाज से जो केमिकल्स निकलेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करेंगे, और फिर वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से आगे जाके एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियाज। ओके, एक होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम लिवर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यूट्रिशन के लिए हमारे अंदर दो चीजें होती है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे होते हैं उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के आसपास कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो उसमें केमिकल्स डालती रहती है। ठीक है, जैसे मान लो एक स्ट्रीट है और उस स्ट्रीट पे आप क्या कर रहे हो, इधर से कुछ ना कुछ केमिकल्स डाल रहे हो,
और इसके बीच में जो भी जाएगा उस पर वो केमिकल्स गिर रहे हैं और उस फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ग पाथवे होती है, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जिसके थ्रू फूड ट्रैवल करता है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया माउथ, इसमें होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड अंदर लेना, कहाँ लेंगे? माउथ में। उसके बाद माउथ से इसोफेगस में गया हमारा फूड, कहाँ गया? स्टमक में। यहां होता है डाइजेशन। स्टमक में क्या होगा? डाइजेशन। वैसे तो डाइजेशन माउथ में भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको वहां नहीं देखते हैं। तो डाइजेशन होता है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा एब्जॉर्प्शन। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा फूड, तो इसमें भी फर्दर एब्जॉर्प्शन होगा। आगे जितना भी एब्जॉर्प्शन करना है वो सब फिर से लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। एंड देन लास्ट हमने क्या पढ़ा था? इजेशन, एसिमिलेशन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा एसिमिलेशन, उसमें से जितनी भी यूजफुल चीजें हैं वो अगर हमें निकालनी है तो वो हो जाएगा एसिमिलेशन। एंड लास्ट मेरे पास आ जाएगा इजेशन, मतलब फूड को बॉडी से बाहर निकालना। ये किसके थ्रू हो जाएगा? थ्रू एनस। ओके, तो ये पूरा पाथवे आपको याद होना चाहिए कि हमारा फूड कहाँ से एंटर हुआ, कहाँ कौन से ऑर्गन्स में जा रहा है और कौन से ऑर्गन से बाहर आ रहा है। ये हो गए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन से कौन सी ग्लैंड्स एसोसिएटेड है। ठीक है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस के बाद नीचे देखे अगर तो आती है लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। ओके, तो ये सारी ग्लैंड्स अपने केमिकल्स के थ्रू फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। क्लियर टू एवरीवन? सो आज हमने जो ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, इसमें हमने पाथवे देखा। इस पाथवे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंडेड होती है। मतलब माउथ से एनस तक ये पूरी लॉन्ग ट्यूब एक सिंगल ट्यूब है। देखो, ये आपका माउथ है, ओपनिंग। माउथ से आएगा इसोफेगस, इसोफेगस के बाद में आएगा स्टमक। स्टमक जे शेप का होता है, याद रखना। स्टमक, स्टमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। और यही ट्यूब आगे जाके बनेगी रेक्टम एंड देन द लास्ट ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं एनस। तो बेटा ये एक ही ट्यूब है पूरी जो अलग अलग ऑर्गन्स बना रही है, अलग अलग केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका भी काम अलग है। तो अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे ये अलग अलग सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, लेकिन ये पूरी एक ही ट्यूब है, इसीलिए इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ तक हमने अभी समझा है आज की क्लास में। इसके आगे का जो पार्ट है, इंजेशन वाला पार्ट,
कि कैसे होता है इंजेक्शन, क्या क्या चीज़ें काम आती है इंजेक्शन में, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।